Hello friends, welcome to the online classes of Apex Institute of Pharmacy. Myself Abhinav Sharma, I am an associate professor at Apex Institute of Pharmacy, Samastpur Chunar, Mirzapur. Today the topic which we are going to cover is yet another arthropod borne infection. आज हम लोग मलेरिया के बारे में बात करेंगे. We will discuss about different contents like what is malaria, what are the causative organisms responsible for spread of malaria, what are the mode of transmissions, what are the basic things which we can do to prevent and control the spread of malaria, and what are the different diagnostic tools and the treatment available for malaria. तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मलेरिया जो शब्द है इट्स डिराइव्ड फ्रॉम एन इटालियन वर्ड मैल एरिया, जिसका मतलब होता है बैड एयर. मलेरिया को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स. ये जो पैरासाइट्स होते हैं इनको फर्दर ह्यूमन बींग्स में ट्रांसमिट करने के लिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज़ रिस्पॉन्सिबल होते हैं. इनको हम मलेरिया वेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं. वैसे तो 5 अलग अलग पैरासाइट स्पीशीज़ हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में मलेरिया कॉज कर सकती हैं, लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ये 2 पैरासिटिक स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में सबसे ज़्यादा मलेरिया ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. तो मलेरिया का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज़म होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये एक प्रोटोजोअल पैरासाइट होता है और ह्यूमंस में एज अ पैथोजन ये लिव करता है. ये पैरासाइट्स वैसे तो रिकरिंग मलेरिया कॉज करते हैं बहुत फ्रीक्वेंटली और ये बहुत ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. वैसे तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो कि एक और स्पीसीज़ है जिसकी वजह से मलेरिया होता है, वैसे तो ये कम वायरुलेंट होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट होता है जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स में मलेरिया होने के बाद डेथ भी हो सकती है. प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया का जो इन्फेक्शन है ये एक सीवियर डिजीज़ है और जैसा कि मैंने बताया इससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर सही समय पे इसका इलाज न किया जाए. तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम मलेरिया के सिम्टम्स को अच्छी तरह से जानते रहें और सही समय पे उसका ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस स्टार्ट कर सकें. तो देखते हैं मलेरिया के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं. मलेरिया एक एक्यूट फाइब्राइल इलनेस है. दैट मीन्स इस डिजीज़ के होने के बाद पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर में राइज़ होता है. दैट मीन्स उसको फीवर होता है. अगर किसी नॉन इम्यून इंडिविजुअल में, यानी कि जिसकी इम्यून सिस्टम जो है उसका वीक है और उसको मलेरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं है, तो उसमें जनरली जो मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं वो 10 से 15 दिन के अंदर आने लगते हैं जब उसको एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है, यानी कि फ़ीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब उसको बाइट करता है तो उसके सिम्टम्स अपीयर होने में लगभग 10 से 15 दिन लग जाते हैं. शुरुआती जो सिम्टम्स होते हैं उसमें आप देख सकते हैं फ़ीवर है, हेडेक है, ठंड के साथ फ़ीवर लग सकता है उसको, और ये डिपेंड करता है कि कौन से पैरासाइट का इसको इन्फेक्शन हुआ है, उस अकॉर्डिंग ये माइल्ड भी हो सकता है और कई केसेस में ये डिफ़िकल्ट होता है कि इसको हम रिकॉग्नाइज़ कर सकें कि ये मलेरिया ही है. लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट 24 घंटे के अंदर स्टार्ट नहीं किया जाता है और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया हुआ है तो ये सीवियर इलनेस में प्रोग्रेस हो सकता है और इवन पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. तो अगर चिल्ड्रन में सीवियर मलेरिया हुआ है तो उनमें कुछ सिम्टम्स हैं जो डेवलप होते हैं, जैसे कि उनको सीवियर एनीमिया हो सकता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस प्रॉब्लम्स, या फिर उसको सेरिब्रल मलेरिया भी हो सकता है. और अगर एडल्ट्स में ये सिम्टम्स सीवियर होते हैं तो बहुत से केसेस में मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है. और जो एरियाज़ मलेरिया के एंडेमिक एरियाज़ होते हैं वहाँ पे लोग जो रह रहे होते हैं उनको एक पार्शियल इम्यूनिटी भी हो सकती है मलेरिया के अगेंस्ट, जिसकी वजह से उनमें कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आएगा, वो एसिम्प्टोमेटिक हो जाएंगे. तो इसको वाइंड अप करते हैं कि साइंस और सिम्टम्स मलेरिया में क्या क्या हो सकते हैं. फ़ीवर है, चिल्स हैं, जनरल फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, सिर दर्द होना, नोज़िया और वॉमिटिंग की शिकायत होना,
डायरिया भी लग सकता है जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन होगा, और जनरल वीकनेस की वजह से मसल और जॉइंट पेन भी होगा, फटीग होगा, ब्रीदिंग थोड़ी फास्ट हो जाएगी, हार्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएगी और खांसी भी आ सकती है। ये मलेरिया के डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स हैं। ज़्यादातर केसेस में अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो फीमेल एनोफिलीज़ मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से ही हेल्दी ह्यूमन बींग्स में मलेरिया ट्रांसमिट होता है। देखा जाए तो लगभग 400 डिफरेंट स्पीशीज़ अवेलेबल हैं एनोफिलीज़ मॉस्किटो की। उनमें से लगभग 30 ही हैं जो कि मलेरिया के वेक्टर के रूप में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनमें से सारे जो वेक्टर स्पीशीज़ होते हैं ये लगभग शाम के समय में ही, यानी कि डस्क एंड डॉन के टाइम में ही ये बाइट करते हैं, और उसी समय मलेरिया का ट्रांसमिशन सबसे ज़्यादा होता है। और जो ट्रांसमिशन की जो इंटेंसिटी है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि पैरासाइट कितना पैरासिटिक रोड उसके अंदर है, वेक्टर कैसा है, और जो ह्यूमन होस्ट है उसकी इम्यूनिटी की क्या कंडीशन है, और इन्वायरमेंट क्या है। इन सारे फैक्टर्स पे इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिशन डिपेंड करता है। तो आप इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो जो पैरासाइट्स हैं वो लीवर को इन्फेक्ट करते हैं। जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स है या प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है वो लीवर को इन्फेक्ट करता है। लीवर को इन्फेक्ट होने के बाद वो जो पैरासाइट्स हैं वो रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करती हैं, और फिर जब कोई फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट करता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, और ये साइकिल चलती रहती है। तो एनाफिलीज मॉस्किटो जनरली जो एग्स है उनके वो पानी में ज़्यादातर अपने अंडे को देती है, और वहाँ पे ये लार्वा में डेवलप होते हैं और फर्दर ये एक एडल्ट मॉस्किटो में डेवलप हो जाते हैं। जो फीमेल मॉस्किटोज़ होती हैं उनको अपने एग को नर्चर करने के लिए, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ब्लड की आवश्यकता होती है। और जितने भी डिफरेंट स्पीशीज़ एनाफिलीज मॉस्किटोज़ की हैं उनका अपना एक प्रेफरेंस होता है जनरली एक्वाटिक हैबिटेट के रूप में। जैसे कि बरसात के मौसम में हम लोग के घर के आसपास जहाँ पे भी थोड़ी मोड़े पानी इकट्ठा हो जाते हैं, फ्रेश वाटर, वहाँ पे ये अपने आप को ग्रो करते हैं। ये लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट है। जब एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करता है तो वो स्पोरोजोइट्स रिलीज़ करता है जो कि फर्दर लीवर में जाके मल्टीप्लाई होते हैं, और वहाँ पे ये मेराजोइट्स बन के अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं, जहाँ से गैमिटोसाइट्स रिलीज़ होते हैं, और ये मॉस्किटो के बाइट करने पे मॉस्किटो में ट्रांसमिट हो जाते हैं, और मॉस्किटो के गट में ये फर्दर डेवलप होते हैं जायगोट और गैमीट में, जहाँ से फिर अगर कोई मॉस्किटो हेल्दी ह्यूमन बीइंग को ये बाइट करेगा तो वहाँ पे ये स्पोरोजोइट्स रिलीज़ करेगा। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर बात करें तो ये वो पीरियड होता है जब जिसके बाद जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है और उसको पहली बार जब फीवर आता है, उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट स्पीशीज़ के वजह से अलग अलग हो सकता है, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के केस में इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज़ का होता है, जबकि प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम इन्फेक्शन के दौरान ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये लगभग 12 डेज़ का होता है। अब बात आती है कि हम मलेरिया का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कुछ मीन्स ऐसे हैं जिनको हम खुद मॉस्किटो से प्रिवेंट करके अपने आप को मलेरिया से बचा सकते हैं, जैसे कि ऐसे मौसम में जब मच्छर की तादाद ज़्यादा रहती है उस समय हम फुल स्लीव्स के क्लोथ्स पहने। उसके अलावा हम इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी स्किन को प्रिवेंट करने के लिए। मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर रूम एयर कंडीशनड या स्क्रीन्ड नहीं है तो उस केस में हम मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेडिंग्स पे। और जब भी हम कभी बाहर जाते हैं तो स्किन के अलावा हम अपने क्लोथ पे भी स्प्रे कर सकते हैं स्किन रिपेलेंट्स, इंसेक्ट रिपेलेंट्स को, क्योंकि कुछ मच्छरों की टेंडेंसी होती है कि वो थिन क्लोथ्स के अंदर से भी बाइट कर लेते हैं।
अपने घर और सराउंडिंग में साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी जगहों को प्रिवेंट करना जहाँ पे मच्छर अपने अंडे दे सकते हैं। अगर हम डिजीज़ कंट्रोल करने की बात करें तो सबसे पहले तो हमको सिम्टम्स पे नज़र रखना चाहिए कि फ़ीवर और हाई टेम्परेचर अगर बॉडी में है तो उसको तुरंत ध्यान देना चाहिए। अगर आपको कोई भी पॉसिबल साइन दिखाई देता है मलेरिया का तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि शाम के समय जिस समय मॉस्किटोज़ सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जिस समय सबसे ज़्यादा रिस्क होता है उस समय आप अपनी खिड़कियों और दरवाज़ों को कवर करके रखें या फिर उसमें मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें। और अलग अलग कंडीशन और प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जैसा भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उस हिसाब से आपको एंटी मलेरियल टैबलेट्स लेनी होती हैं। रेगुलर बेसिस पे अगर कोई सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर रहा है तो सनस्क्रीन पहले लगेगा, उसके बाद उसके ऊपर हम इंसेक्ट रिपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सनस्क्रीन में हम जनरली SPF 30 to 50 की रेंज वाले जो सनस्क्रीन आते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम स्किन पे इस इंसेक्ट रिपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी ये होता है कि डॉक्टर का जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जाए। अगर डॉक्टर बोलता है कि ये कोर्स आपको 2 हफ्तों के लिए लेना है तो उस हिसाब से करना चाहिए। और अगर डॉक्टर बोलता है कि 2 हफ्ते के बाद फिर से आप विज़िट कीजिए तो उसके बाद आपको फिर से विज़िट करना होगा। मीन्स यू हैव टू फॉलो द प्रिस्क्रिप्शन एज़ पर द डॉक्टर। फाइनली हम बात करेंगे मलेरिया के ट्रीटमेंट की। तो पहले तो डायग्नोसिस होता है, ब्लड की स्लाइड प्रिपेयर की जाती है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्ज़र्व किया जाता है। ऑब्ज़र्वेशन के दौरान अगर मलेरियल पैरासाइट्स की प्रेजेंस दिखाई पड़ती है तो रेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पे 600 mg क्लोरोक्विन और 15 mg प्रीमाक्विन स्टार्ट किया जाता है फर्स्ट डे को। उसके बाद फिर 15 mg प्रीमाक्विन को डेली बेसिस पे दिया जाता है अगले 4 दिनों के लिए। ये एक रेडिकल ट्रीटमेंट है, बट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द इन्फेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ द इन्फेक्शन डॉक्टर में प्रिफर टू प्रिस्क्राइब एज़ पर हिज नॉलेज। तो अब बात करते हैं मलेरिया के की फैक्ट्स की। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो कि पैरासाइट्स द्वारा कॉज होता है और हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट किया जाता है बाय मींस ऑफ बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज़। ये एक प्रिवेंटेबल और क्योरेबल डिजीज़ है। अगर हम सही समय पे रहते हुए इसको प्रिवेंट करें और क्योर करें तो इससे पूरी तरीके से बचा जा सकता है। अगर डेटा की तरफ ध्यान दें तो 2019 में लगभग 229 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया रिपोर्ट हुए थे वर्ल्ड वाइड और इनमें से लगभग 4,09,000 डेथ्स हुई थी 2019 में मलेरिया की वजह से। और अगर हम बात करें 5 साल से कम उम्र के बच्चों के तो ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं मलेरिया से और 2019 के डेटा के हिसाब से ऑलमोस्ट 67% of deaths because of malaria in children were reported. So thanks a lot for attending this session. I hope you enjoyed the session, and if you like the video please do like the video and subscribe the channel. Thanks a lot.